चलो भाई लिखो जरा, फ्रेशनल बाइप्रिज्म, फ्रेशनल बाइप्रिज्म। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, अभी तक बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। फ्रेशनल बाइप्रिज्म ये भी एक मेथड है, क्या कहते हैं, वेव फ्रंट डिवीजन का। मतलब एक सिंगल सोर्स की वेव फ्रंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उनका क्या देखेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो अब जरा देखो हमने क्या करा। लिखो टू आइडेंटिकल थिन एंगल प्रिज्म, टू आइडेंटिकल थिन एंगल प्रिज्म अरेंज्ड एज शोन। ठीक है, एक प्रिज्म सीधा तो एक क्या उल्टा, दो आइडेंटिकल थिन एंगल प्रिज्म है, ऐसे अरेंज कर दिया हमने। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रिज्म ए थिन एंगल है तो ए इज वेरी वेरी मच लेस, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या कहानी है, अब हमने क्या करा, यहां पर एक एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एस इज मोनोक्रोमेटिक source of light, wavelength lambda, wavelength कितना lambda। क्लियर है, तो S क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ क्या है, lambda है। प्रिज्म से a डिस्टेंस पर है, एट डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है भाई, अब आप एक बात बताओ, अगर ऊपर वाले प्रिज्म की बात करें, ठीक है, इस सोर्स से इंसिडेंट रेज ऊपर वाले प्रिज्म पे जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी एंगल पे जाएं डेविएशन नियरली क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ थिन एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एंड इट वुड बी म्यू माइनस 1 इंटू ए। हाँ या ना, ठीक है, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा। ऐसे ही नीचे वाले प्रिज्म से अगर जाएगा तो भी डेविएशन क्या होगा, सेम होगा, दैट वुड बी म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, इतनी बात। तो पहले मैंने ऊपर वाले प्रिज्म पे दो इंसिडेंट रे ले ली, कैसे, एक इंसिडेंट रे ये लिया भाई हमने, ठीक है, और एक इंसिडेंट रे हमने ये लिया। क्लियर है, ये दो इंसिडेंट रे ले ली। ठीक है, जितना डेविएशन इस वाले ग्रीन का होगा उतना डेविएशन इस वाले ग्रीन का भी होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये आ गया, सपोज दिस इज डेल्टा, हाँ या ना, तो डेल्टा ही डेविएट ये भी होगा, पक्का मानते हो,
तो ये जाना कैसे चाहता था, ऐसे, तो डेविएट हो गया डेल्टा। है ठीक है, मतलब ऐसे जाना चाहता था, डेल्टा क्या हो गया, डेविएट हो गया। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, ये दोनों इंसिडेंट हैं और ये दोनों रिफ्रैक्टेड हैं। जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो इन दोनों रिफ्रैक्टेड का इंटरसेक्शन विल गिव मी व्हाट, इमेज। मैंने कराया वो आपको रे ऑप्टिक्स में कि ऐसे करके जाता था और ये ऐसे आता था, कहीं ऊपर यहां पर बन जाता था नियरली। ठीक है, बना देते हैं भाई। थोड़ा सा ना डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, डायग्राम सही से बना नहीं ना, मैंने ज्यादा घुमा दी शायद। मिटेगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमने इसको फ्री हैंड बना लेते हैं। ये क्या आ गया, S1 आ गया, आ गया S1। अब ऐसे बना लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, S1 आ गया और मैंने आपको बताया हुआ ये एंगल कितना है, डेल्टा है या नहीं। तो जो S1 की हाइट आएगी, ये A था। ठीक है, तो S1 की हाइट कितनी आ गई, सपोज दिस इज B, तो B इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू डेल्टा। मानते या नहीं मानते, हाँ या ना? तो कितना आ गया, B इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए। ये आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरीके से सेम वे अब मैं इंसिडेंट रेस नीचे वाले प्रिज्म पे डालता हूँ। नीचे वाले प्रिज्म पे डालता हूँ तो जरा देखो, एक तो ऐसे आ जाएगा, ये एक रिफ्रैक्टेड हो गया कि नहीं हो गया, कितना, डेल्टा। और एक मैंने इस एंड पे भेजी, ये ऐसे चला गया, तो पीछे जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां कौन आ जाएगा, S2। और ये भी कितना हो गया, B। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इतनी बात। अब यहां मैंने कहीं पर क्या रख दी, स्क्रीन रख दी। क्या रख दी, स्क्रीन। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन में S1 से भी आ रही है रेज। S1 में कहां से कहां तक आ रही है, यहां से यहां तक। और S2 में कहां से कहां तक आ रही है, इसमें आ रही है। तो इस पोर्शन में दोनों से आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा, सुपरपोजिशन का रीजन, यानी कि रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। क्लियर है इतनी बात? और ये दोनों अब हमारे क्या हो गए, स्लिट्स हो गए, जिनके बीच में दूरी कितनी है, 2b। यस और नो? और ये a है, इसको मैंने ले लिया, चलो इसको b ना लेकर के हम क्या करते हैं, d करते हैं। कितना करते हैं, d। और इसको हमने क्या कह दिया, प्रिज्म से स्क्रीन की दूरी कितनी, b। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? तो दिस इज अवर व्हाट, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। अब रीजन ऑफ इंटरफेरेंस पहले निकाल लें। ठीक है, ये कितना है, b है, और ये एंगल कितना, डेल्टा। तो y, ये वाली हाइट कितनी होगी, b डेल्टा। तो ये कितना, b डेल्टा। तो रीजन ऑफ इंटरफेरेंस कितना हो गया, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस इज 2b डेल्टा, यानी कि ROI इज 2b म्यू माइनस 1 इंटू ए। आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना? अच्छा एक चीज और, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, C0 पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरी चीज मुझे क्या खोजनी है कि भाई फ्रिंज विड्थ कितना होगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी कितना बेटा, a प्लस बी। अरे यार, स्लिट से स्क्रीन की दूरी, कैपिटल डी इज व्हाट, a प्लस बी अपॉन स्मॉल डी इज व्हाट, 2d। और d कितना है, a म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो कितना आ गया, 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये बीटा आ गया, आगे कि नहीं आ गया, अरे यस नो, बीटा आ गया। अब एक और चीज बेटा,
बीटा के आने के बाद अब मुझे बताना नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, इस रीजन में, तो दैट वुड बी ROI अपॉन बीटा। दैट इज ROI अपॉन बीटा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इतना सा थियरी है इसका। अब मजेदार बात क्या है, अभी तक जो सवाल आया हुआ इस टॉपिक पे, सवाल ये आया हुआ है कि अगर ये S वाला सोर्स, ये जो S है, ये प्रिज्म से इनफाइनाइट दूरी पे होता, प्रिज्म से कहां पर होता? इनफाइनाइट दूरी पे, तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती? ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ अभी तक, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, ठीक है, इतनी बात। तो आप लिखो जरा, नोट कर लिया इतना? कर लो जरा फटाफट, फिर इस बात को बात करते हैं। सिंपल सा खेल है। बेटा एक बात बता, ये जो व्हाइट वाले हैं, ये रीजन, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये नीचे वाले प्रिज्म से रेज आ रही है, कहां से आती हुई दिख रही है? S2 से। और जो ग्रीन वाला मैंने बनाया, ये रीजन यहां से यहां तक का, किससे आ रही है? ऊपर वाले से आती हुई दिख रही है, S1 से। तो जो कॉमन रीजन है जहां पर दोनों से आ रही है, वो इतना सही है, ये वाला। और कॉमन रीजन है तो यहां पर दोनों से आ रही है, दोनों से आ रही है, तो दोनों वेव्स क्या करेंगी? सुपर इंपोज करेंगे, तो यहीं पर क्या बन सकता है? इंटरफ्रेंस हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है भाई। और अब एक बात बताओ, अब मैं इसकी लेंथ निकाल देता हूं। ये अगर y है और ये b दे रखा है और ये डेल्टा है, तो y विल बी व्हाट? b डेल्टा, उसी का क्या? डबल। तो ROI इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ b डेल्टा। क्लियर है? चलो अब जरा देखो, आगे बात करें। अब लिखो जरा, नोट कर लिया ना? लिखो, if s is at infinity, if s is at infinity, मतलब जो हमारा सोर्स है वो कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। क्लियर है? तो इफ s is at infinity, तब क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो, अगर s इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो ये जो a है, दिस वुड बी टेंडिंग टू व्हाट? इन्फिनिटी। हाँ या ना? तो इस फॉर्मूले में, फ्रिंज विड्थ में, a की वैल्यू किसको टेंड करेगी? इन्फिनिटी के। तो मैंने क्या करा जरा देखो, बीटा इज इक्वल टू लेमडा a 1 प्लस बी अपॉन a अपॉन 2a म्यू माइनस 1 इंटू a। बेटा a से a कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब b अपॉन a क्या हो जाएगा? 0। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गई अब? लेमडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू a। अब स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो फ्रिंज विड्थ सिंपली क्या हो गया? लेमडा अपॉन 2 म्यू माइनस 1 इंटू a। नाउ फ्रिंज विड्थ इज सिंपली लेमडा अपॉन 2 डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट? डेविएशन। हाँ या ना? क्लियर है भाई? तो यही सवाल उसने पूछा है कि अगर सोर्स इन्फिनिटी पे होता तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा। या कई बार वो छोटा सा ऑप्शन डाल दे, फ्रिंज विड्थ स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो बिल्कुल नहीं करता भाई, अगर एस क्या है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। कर लोगे सब लोग? ये तो हो गया हमारा वेव फ्रंट डिवीजन वाले इंटरफेरेंस हो गए। ठीक है, इतनी बात। अब हम बात करेंगे किसकी? एम्पलीट्यूड डिवीजन। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। ठीक है, अब लिखो जरा, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। अब जरा ध्यान से देखना भाई, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म का खेल क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम याद करें जो हमने 11th वाले वेव चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो जरा देखो, अगर अपन के पास ये कोई इंटरफेस है, यहां पर मीडियम है μ1 स्पीड v1, यहां μ2 स्पीड v2, और ये रेयरर और ये डेंसर, ठीक है। डेंसर का मतलब v2 लेस देन v1, हाँ या ना। डेंसर का मतलब क्या होता है? v2 लेस देन v1, स्पीड ऑफ वेव इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर देन दैट इन रेयरर मीडियम, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब हमारे पास ये एक इंसिडेंट वेव आई या रे आई, ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वुड बी रिफ्रैक्टेड रे। उसको मैं क्या कह रहा हूं? ट्रांसमिटेड रे, क्योंकि आर आर लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा। ऊपर रिफ्लेक्टेड है, नीचे क्या है? रिफ्रैक्टेड है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ट्रांसमिटेड रे। एक मीडियम से दूसरे में ट्रांसमिट हो गया। अब आप एक काम करो, अगर हम इंसिडेंट रे की बात करें, इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है, स्पीड v1 है इस वाले वेव की, ठीक है। इतनी बात। एम्पलीट्यूड a1 है, इंटेंसिटी i1 है, ठीक है, और फेज 0 है। सारी बातें लिख दी मैंने। फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड v1, ठीक है। इतनी बात। या एक काम करो, हाँ f यहां लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड v1, एम्पलीट्यूड a1, इंटेंसिटी i1, एंड फेज इज व्हाट? 0। ये सारी बातें दे दी मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। अब जरा देखो, जो भी एनर्जी आई वो दो हिस्सों में गई, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो एनर्जी तो कम हुई है, थोड़ा बहुत कम हुई है यहां भी और यहां भी इसके कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एम्पलीट्यूड ए आर रिफ्लेक्टेड, इंटेंसिटी आई आर, स्पीड कितनी? v1, क्योंकि सेम मीडियम है, स्पीड ऑफ वेव विल नॉट चेंज, वेवलेंथ lambda सेम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सोर्स, ठीक है। इतनी बात। तो ये सारी चीजें तो सेम, मतलब ये दोनों चीजें बदल गई, बाकी चीजें क्या है? सेम है। फेज, फेज नाउ इज पाई। मैंने प्रूव इसको हम करेंगे उसी चैप्टर में जब हम वेव पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। अभी क्योंकि मैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ाना है तो मैं ऐसे बता रहा हूं। तो अब रिफ्लेक्शन कितना हो गया? रिफ्लेक्शन वाले वेव का क्या हो गया? फेज पाई हो गया। क्यों? किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? डेंसर से। किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? डेंसर से, इस वजह से, ठीक है। इतनी बात। अब इतनी बात हो गई। और ए आर और आई आर, A1 और I1 से क्या है? छोटे हैं, ठीक है। इतनी बात। अब इधर आ जाओ ट्रांसमिटेड में, AT ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड ये भी छोटा है, IT, ठीक है, स्पीड v2, वेवलेंथ λ2 बदल जाएगा, स्पीड बदल गया तो वेवलेंथ बदल गया, फ्रीक्वेंसी f एंड फेज इज 0, फेज में कोई चेंज नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात हो गई। नोट करते जाओ, साथ साथ लिखते रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया आपको कि फेज क्यों बदल रहा है, ठीक है। दैट वुड बी गिवन जब हम 11th का वेव करेंगे, अभी नहीं दे रहे, ठीक है, कि वहीं पर इसकी कहानी बनाएंगे ढंग से। अब अगर हम डेंसर से रेयरर जा रहे हो तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? अब जरा देखो बेटा, अगर इसको मैं डेंसर कर देता हूं और इसको रेयरर कर देता हूं, ठीक है, अब क्या होगा? अब यहां पर जो फेज आएगा दैट वुड बी व्हाट? 0, दैट वुड बी अगेन व्हाट? 0। और ट्रांसमिटेड तो यही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। इतनी बात। बस अब सिर्फ चेंज किस में आएगा? एम्पलीट्यूड में, और ट्रांसमिटेड की वेलोसिटी और वेवलेंथ में, ठीक है। इतनी बात। रिफ्लेक्टेड में सिर्फ एम्पलीट्यूड और किस में आएगा? इंटेंसिटी में, ठीक है। इतनी बात। अब नोट कर लिए?
ठीक है, अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो देयर वुड बी नो फेज चेंज इन द रिफ्लेक्टेड वेव। अगर डेंसर मीडियम से हो रहा है तो देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई इन रिफ्लेक्टेड वेव। ये हमने यूज भी करा अभी लॉयड्स मिरर में, कल करा था हमने कि रिफ्लेक्शन जब हुआ था मिरर से तो हमने रिफ्लेक्टेड वेव में फेज ले लिया था कितने का, पाई का। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, मिटा दो इसे। अब आप देखो यार, अब एक रिलेशन अब मैं बताने जा रहा हूं एम्पलीट्यूड्स के बीच में, कि अगर इंसिडेंट वाले का एम्पलीट्यूड ए आई है तो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड क्या होगा और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, इतनी बात। चलो आप ऐसे देखो, हमारे पास मान लो ये है, यहां पर स्पीड v1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये हमारे पास ए आई से इंसिडेंट है। ठीक है, यहां v2 μ2, ये ए आर सेम मीडियम में, और ये ए टी इन दिस। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब जरा देखो, ए आर इज v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए आई। ठीक है, ये भी प्रूव करेंगे वेव वाले चैप्टर में। ठीक है, इतनी बात कि ये कैसे आया, ये सारा हर चीज प्रूव होती है भाई। ठीक है, तो कोई चीज रटने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ वेव ऑप्टिक्स पहले उठाया है बगैर वेव पढ़ाए हुए, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको अभी याद कर लो आप। ठीक है, अदरवाइज ये भी प्रूव करेंगे हम। अब what v2 can be written as, v2 can be written as c upon mu2, v1 as c upon mu1। हाँ या ना, तो c तो कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, क्या आ जाएगा ये mu1 माइनस mu2 अपॉन mu1 प्लस mu2 इंटू ए आई। ठीक है, इतनी बात। ये एक फैक्टर आया जो ये μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम के नेचर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम के नेचर पे। मतलब ये चीज दोनों मीडियम्स पे डिपेंड करेगी, तो ये चीज फिक्स होगी दो मीडियम के लिए। तो ये चीज फिक्स होगी, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, एंड इट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम ट्रांसमिटेड की बात कर लें, इसको भी कह सकते हो आर, ये दोनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। हाँ या ना। अब एटी इज 2v2 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए आई, ये आएगा। अब v2 को क्या लिखते हैं, c अपॉन μ2। ठीक है, और नीचे क्या, c अपॉन μ2 प्लस c अपॉन μ1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, जरा देखो, 2 μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2 into AI, and this thing is called as T, that is transmission coefficient। क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। क्लियर है भाई। ठीक है, इतनी बात मुझे बतानी थी, ये सारी बात हम वेव वाले चैप्टर में प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब हो गया डन। ठीक है, अब लिखो जरा, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। एक बच्चा कह रहा है यहां पे 2μ2 आएगा। ठीक है, मैंने सही लिखा है, मैं अगर आंख बंद करके भी लिखूं तो मैं सही लिखूंगा। ठीक है, चिंता ना करो। अब एलसीएम लेके तो देखो, नीचे μ2 कट जाएगा, ऊपर μ1 ही आएगा। ठीक है, अब मतलब कैलकुलेशन पे कभी भी सवाल नहीं उठाना है। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारी गलत हो सकती है, मेरी नहीं होगी। तो ये सब बताओ, कुछ अगर पूछना है तो वो पूछो।
ये किसी के लिए भी बेटा, चाहे डेंसर से रेयरर जा रहे हो चाहे रेयरर से डेंसर जा रहे हो, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर आप रेयरर से डेंसर जा रहे होगे तो AR नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर आप डेंसर से रेयरर आ रहे होगे तो AR क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि अगर रेयरर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो देयर इज नो फेज चेंज, और डेंसर से हो रहा है तो देयर इज फेज चेंज। ये मतलब आ रहा है इसका। ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा, फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं हम, इंटरफेरेंस ड्यू इन थिन फिल्म। लिखो, when film of oil spreads over surface of water and viewed under sunlight, मैंने क्या कहा, when film of oil spreads over surface of water and viewed under sunlight। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में डीजल या पेट्रोल जमीन पे गिर जाए पानी के ऊपर तो थिन सी फिल्म बन गई पेट्रोल या डीजल की, और जब सनलाइट पड़ती है तो उस पे क्या आते हैं, एक कलर्ड पैटर्न सा आता है। ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या कहा, रिपीट दिस लाइन। मैंने कहा व्हेन फिल्म ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर सरफेस ऑफ वाटर एंड इट इज व्यूड अंडर सनलाइट, brilliant colors are observed often। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, वॉयलेट, रेड, येलो, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है अगर ध्यान से देखा हो आपने। ठीक है, सेम फिनोमेना आपको सोप फिल्म पे दिखता है। अगर सोप का बबल बन जाए और आप किसी प्रॉपर एंगल से देखो तो आपको उस पे क्या दिखता है, वॉयलेट, ग्रीन, येलो, ऐसा कलर सा दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो, सेम फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड ऑन सोप फिल्म ऑल्सो, ऑन सोप फिल्म ऑल्सो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जरा देखो, मैं बार बार वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। तो जो फिल्म होनी है वो क्या होनी है, थिन होनी है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि क्यों थिन होनी है। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं बेटा, देखो मैंने एक फिल्म ले लिया, मैं डायग्राम में इसे मोटा बना रहा हूं लेकिन एक्चुअल में क्या है, थिन है। ठीक है, ये फिल्म है, इसकी थिकनेस कितनी, T। ठीक है, अब जरा देखो, ऊपर से लाइट पड़ रही है मान लो। ठीक है, ये लाइट आ गया। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है फिल्म का, म्यू। यहां एयर और यहां भी क्या, एयर। अब आप देखो इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये लाइट आ रही थी ये रे, अब इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। उससे पहले अगर ये लाइट आ रही है, इसका फेज मैंने मान लिया कितना, 0। ठीक है, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे। हाँ या ना। अब जरा देखो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, हो गया रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्टेड 1 और इसका फेज हो गया पाई। बता दो मुझे पाई हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, पक्का। ठीक है, अब जरा देखो इसके साथ में क्या होगा, ऐसे करके ट्रांसमिशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। और इस भाई का फेज क्या होगा, 0। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर जब ये पहुंचा ट्रांसमिटेड तो अगेन दो फिनोमेना, एक रिफ्लेक्शन और एक क्या, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हम पहले रिफ्लेक्शन बना लेते हैं, ये रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ, इस रिफ्लेक्टेड का फेज क्या होगा, 0। इसलिए 0 क्योंकि रेयरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब और ये हमारे पास ट्रांसमिटेड, फाइनली फिल्म से जो निकला इसको हम ट्रांसमिटेड T1 कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब हम यहां पहुंचे अगेन ध्यान से देखो, तो अगेन यहां पर दो फिनोमेना, एक कौन सा, रिफ्लेक्शन और एक क्या, ट्रांसमिशन। ठीक है,
अगेन यहां भी दो फिनोमेना, ऐसे होता रहेगा। इसको मैं क्या कहूंगा, रिफ्लेक्टेड टू, इसको क्या कहूंगा, ट्रांसमिटेड टू। मतलब फिल्म से फाइनली ये ट्रांसमिट हुई और इस फिल्म से फाइनली ये ऊपर R1 R2 क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। हाँ या ना? अरे ठीक है। अब मजेदार बात देखो, इसका फेज 0, इस भाई का फेज कितना, 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेयर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये ट्रांसमिट हो रहा है, इसका तो 0, इसका भी 0। ठीक है, इसका भी अगेन 0, इसका भी अगेन क्या, 0। मतलब सिर्फ जो पहला रिफ्लेक्टेड उसी के फेज आ रहा है क्या, पाई का। अब कोई बालक पता नहीं क्या लिख रहा है, मैंने कहा एक फिल्म है, उसके ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, तो फिल्म के अराउंड दोनों साइड पे क्या, रेयर मीडियम है। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब अब आप एक चीज देखो, हमें लाइट, अगर मैं नीचे फिल्म रख दूं यहां पर, मतलब ये फिल्म है सपोज, मैं ऐसे देख रहा हूं, तो लाइट सन से पड़ रही थी, तो फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आ रही है। मतलब मैं किसका इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहा हूं, इनका देख रहा हूं। अगर ये फिल्म है हमारे पास, मान लो ये, और लाइट ऊपर से पड़ रही है और मैं इस पे क्या देख रहा हूं, इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहा हूं। तो मतलब कौन सी लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड लाइट का सुपरपोजिशन देख रहा हूं। थिन फिल्म में दो इंटरफेरेंस होने, एक रिफ्लेक्टेड का और एक किसका, ट्रांसमिटेड का। ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं फिल्म को ऊपर से देख रहा हूं, लाइट भी ऊपर की साइड से पड़ रही है, तो मैं कौन सा इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहा हूं, रिफ्लेक्टेड का। लेकिन अगर मैं इस फिल्म के नीचे चला जाऊं, लाइट ऊपर से आ रही है, तो मुझे कौन दिखेंगे सुपर इंपोज करते हुए, T1 T2, तो मैं किसका देखूंगा, ट्रांसमिटेड का। मैंने इसलिए बनाया जानबूझ के, क्योंकि दो इंटरफेरेंस देखने हमने, एक ट्रांसमिटेड का और एक किसका, रिफ्लेक्टेड का। ठीक है, इतनी बात को लिखो जरा, लिखो, over here interference pattern is formed due to reflected rays, reflected waves, due to reflected waves or by due to transmitted waves। ठीक है, यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न दो बन सकते हैं, एक ड्यू टू क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स, और एक ड्यू टू ट्रांसमिटेड वेव्स। वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहां है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो किसका पैटर्न देखेगा, रिफ्लेक्टेड का। नीचे तो किसका देखेगा, ट्रांसमिटेड का। तो अब हम पहले एक काम करें, हम पहले रिफ्लेक्टेड वाला इंटरफेरेंस पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हम किसका पढ़ लेंगे, ट्रांसमिटेड का। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इंटरफेरेंस ड्यू टू reflected light from thin film, interference due to reflected light from thin film। ठीक है, interference due to reflected light from thin film। ये थिन फिल्म है, थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, ये थिन है भाई। ठीक है, मतलब मैं बहुत बुरा सा बना रहा हूं लेकिन थिन ही है। ठीक है, अब जरा देखो, इंसिडेंट रे, अच्छा ऊपर और नीचे एयर है, दिस इज नॉर्मल, यस और नो। ठीक है, अब
अब जरा ध्यान दो यार, ये फेज लेके आया 0, इसका फेज हो गया कितना, पाई, हो गया कि नहीं हो गया, इसका कितना 0, इसका कितना 0, इसका कितना 0, और इसका भी कितना 0। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड 1 है और ये रिफ्लेक्टेड 2 है, हाँ या ना, दोनों पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे के, तो दिख ही रहा है, अरे पैरेलल ही आएंगे भाई, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम R1 एंड R2, ये मुझे ऑब्जर्व करना है, क्लियर है, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, वी हैव टू ऑब्जर्व सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम R1 एंड R2। अब जरा मजेदार बात देखो, हमें R1 और R2 से निकलने वाली वेव्स का सुपरपोजिशन देखना है, ठीक है। आप एक चीज देखो यार, ध्यान सुनना, आपकी ये दोनों वेव्स आंखों में आ रही हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो, ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, इस परपेंडिकुलर वाले प्लेन के बियॉन्ड इसका पाथ और इसका पाथ सेम है या नहीं है। अब एक बात बताओ, ये जो पीली वाली ये है, इसके बाद ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो जो भी यहां तक तो R1 और R2 दोनों के लिए रास्ता सेम था, इसके बाद R1 का रास्ता ये हो गया और R2 का रास्ता ये हो गया, हाँ या ना। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो यही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो दोबारा से पाथ क्या है, सेम है कि नहीं है। ये जो पीला वाला प्लेन है, इसके आगे दोबारा से पाथ क्या है, सेम है। तो उससे पहले यहां तक दोनों के लिए सेम था, यहीं से डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया कौन, R2 का रास्ता, और ये किसका हो गया, R1 का रास्ता, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, किसमें, R1 और R2 में, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, आप एक काम करो, ये T है, तो निकम्मो ये कितना हो गया, T अपॉन कॉस R, अगर ये एंगल I तो ये कितना R, हाँ या ना, ये I है, ठीक है, ये कितना हो गया R, तो ये भी I होगा, दिस वुड बी 90 माइनस I, तो ये एंगल कितना होगा, I होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। और ये लेंथ कितनी होगी, T अपॉन कॉस R, ये वाली लेंथ भी कितनी, T अपॉन कॉस R। अब सुनो भाई, R2 का पाथ मैंने x2 लिखा, x2 इज 2 म्यू T अपॉन कॉस R, क्योंकि मीडियम के अंदर है T अपॉन कॉस R, मीडियम के अंदर है ना T अपॉन कॉस R, और वो तो क्या हो गया ऑप्टिकल पाथ, तो ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होगा, म्यू टाइम्स मल्टीप्लाइड, अरे यस और नो, ठीक है। और x1 कितना है, ये नाटक यहां से यहां तक, ठीक है। अब एक काम करो, ये हमारा T है बेटा, ध्यान सुनना, और ये एंगल कितना R है या नहीं, तो ये कितना हो गया T tan R, अरे भाई ये इतना सा T tan R होगा कि नहीं होगा, अब परपेंडिकुलर अपॉन T इज इक्वल टू tan R, यस और नो, तो यहां से यहां तक क्या हो गया 2T tan R, ठीक है। मुझे ये लेंथ चाहिए थी, तो x1 कितना हो गया, x1 इज 2T tan R इंटू साइन आई, अरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनस, और ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया x1 इज 2T tan R इंटू व्हाट साइन आई, यस और नो, यस और नो भाई, जरा देख लो, ज्योमेट्री यूज करी मैंने, बाकी बड़ा काम नहीं करा है। और आप 12th क्लास में भी करते थे इस प्रूफ को, 2 म्यू T cos R लाते थे पार्ट डिफरेंस, ठीक है, लेकिन कैसे लाते थे पता नहीं, आप लोग करते ही नहीं थे शायद, रट लेते थे। अब क्या कहानी, पार्ट डिफरेंस इज व्हाट, डेल्टा x इज x2 माइनस x1, हाँ या ना, x2 माइनस x1। बेटा एक काम और कर सकता हूं मैं, साइन आई को
म्यू साइन आर लिख सकता हूं बाय द स्नेल्स लॉ। अब लिख सकता हूं कि नहीं? बड़ी बेकार हो यार। साइन आई कैन बी रिटन एज म्यू साइन आर। ठीक है भाई, तो लिख देते हैं बेटा। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t tan r इंटू म्यू साइन आर। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? अब आप एक काम करो, 2 म्यू टी बाय कॉस आर कॉमन ले लो, 2 म्यू टी बाय कॉस आर कॉमन ले लो, तो डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। देखो जरा यही बचा शायद, देखो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज व्हाट? कॉस स्क्वायर आर। नीचे वाले कॉस आर से कट करके डेल्टा एक्स कितना आ गया? डेल्टा एक्स आ गया अपने पास 2 म्यू टी कॉस आर। आ गया कि नहीं आ गया भाई? दिस इज व्हाट? पाथ डिफरेंस। हाँ या ना? ये क्या आ गया अपने पास? पाथ डिफरेंस आ गया। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, अब क्या खेल है? किस कंडीशन में R1 और R2 मैक्सिमा बनाएंगे, किस कंडीशन में R1 और R2 मिनिमा बनाएंगे, यही देखना है। ठीक है, अगर डेल्टा x 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 हो जाए तो क्या बनाएंगे? मैक्सिमा बनाएंगे, क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस भी कितने का बैठा हुआ है? पाई का, और पाई का इनिशियल फेज डिफरेंस होता है तो कंडीशन क्या कर जाती है? बदल जाती है। बच्चे यहां साइन आई था तो साइन आई को लिखा मैंने म्यू साइन आर फ्रॉम द स्नेल्स लॉ। ठीक है, ठीक है बेटा। और मैंने बोला भी था शायद कि साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू साइन आर। घर पे रहते हो तो शायद सुनते नहीं हो। ठीक है, अब जरा देखो भाई, हो गया है? तो अब हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं बेटा। फॉर मैक्सिमा टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस बैठा हुआ है पाई का, और मैं कल बता चुका हूं कि अगर पाई का इनिशियल फेज डिफरेंस है तो कंडीशंस क्या कर जाती हैं? पलट जाती हैं। अरे यस और नो? ठीक है, फॉर मिनिमा एन लेमडा। क्लियर है भाई? चलो अब लिखो जरा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस हम कैसा कर दें? नॉर्मल कर दें, तो नॉर्मल मतलब आई जीरो, तो आर भी क्या? जीरो। तो लिखो जरा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी। हाँ या ना? मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, एंड फॉर मिनिमा 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। अक्षय, मैंने कहा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई जीरो होगा तो आर भी जीरो होगा, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 2 म्यू टी, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी? 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। मिनिमा की क्या हो जाएगी? 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा, सामने लिखी है आपके। ठीक है, अब मेरी बात सुनो भाई। पहला पॉइंट ये है कि जो मिनिमा बनेगा क्या वो कंप्लीटली डार्क बनेगा? जो मिनिमा बनेगा R1 और R2 से, क्या वो कंप्लीटली डार्क होगा? नहीं होगा। आप ऐसे देखो, इसका एम्पलीट्यूड अगर A1 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? A2। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है भाई। हाँ या ना? अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो मिनिमा क्या होता है? A1 माइनस A2 होता है। ठीक है, तो A1 माइनस A2 जीरो नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रह जाएगी वहां पर। तो लिखो जरा, सबसे पहला पॉइंट लिखो,
हाँ पराग तूने सही बात बोली, R1 का फेज पाई है, इस वजह से कंडीशन पलट गई है, ठीक है। और ये मैं शायद 3-4 बार तो पढ़ाते हुए बोल चुका हूं, सुन लिया करो यार। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या क्या कह रहे थे हम, लिखो जरा, मिनिमा ड्यू टू R1 एंड R2, मिनिमा ड्यू टू R1 एंड R2 will not be completely dark, will not be completely dark। बात समझ में आ रही, कंप्लीटली डार्क नहीं होगा। दूसरी चीज बेटा, आपके पास ये कंडीशन आई 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। जो वेवलेंथ मतलब थिकनेस फिक्स है, r फिक्स है, मतलब पार्ट डिफरेंस फिक्स है, ठीक है। जो वेवलेंथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, उस वेवलेंथ का क्या बनेगा स्क्रीन के ऊपर या मेरी आंखों में, मिनिमा बनेगा। मान लो वॉयलेट कलर के लिए मिनिमा बन रहा है, तो वॉयलेट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। भाई सन से तो व्हाइट लाइट आएगी, तो जिस कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी उसका क्या बनेगा, मिनिमा। और जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रही होगी उसका क्या बनेगा, मैक्सिमा। अगर ग्रीन के लिए मान लो मैक्सिमा की हो रही है, तो ग्रीन क्या दिखेगा मुझे, ब्राइट दिखाई पड़ेगा, और वॉयलेट मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, कम दिखाई पड़ेगा। एक्चुअल में जीरो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जीरो हो पाएगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि A1 और A2 बराबर नहीं है, ठीक है। इतनी बात, तो ये बात क्लियर है। दूसरी चीज बेटा, अगला देखो, लिखो इफ t टेंडिंग टू 0, अगर थिकनेस बहुत ही कम है, इफ t टेंडिंग टू 0, ठीक है। अगर t बिल्कुल ही निकम्मा हो जाए, या इक्वल टू 0 लिख दो, टेंडिंग टू 0 मत लिखो, t इक्वल टू 0, तब क्या होगा भाई, R1 और R2 में। सवाल ऐसे पूछेगा वो, आपसे पूरी थियरी नहीं पूछता कभी भी। अगर t 0 हो जाए तब क्या होगा, बोलो, पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा तो अगर पार्ट, देख एक बात बता, अगर t 0 है तो हर वेवलेंथ के लिए पार्ट डिफरेंस 0 है। कोई भी वेवलेंथ आ रही है, पार्ट डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ये वाली कंडीशन हर वेवलेंथ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो हर वेवलेंथ के लिए क्या बनेगा निकम्मो, मिनिमा बनेगा, हाँ या ना। मतलब हमेशा क्या आएगा, सिर्फ मिनिमा ही आएगा, कोई मैक्सिमा वगैरह नहीं आ सकता किसी भी वेवलेंथ के लिए। आप एक बात बताओ, ये चीज 0 हो गई, तो वॉयलेट के लिए भी है n0 डाल दो, रेड के लिए भी n0 डाल दो, येलो के लिए भी n0 डाल दो, हाँ या ना। तो क्या कहानी है, लिखो इफ, क्या लिख लिया आपने, लिख लिया ना, इफ t इज इक्वल टू 0 देन minima will be formed on screen for every wavelength, for every wavelength, हर वेवलेंथ के लिए क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा भाई, कोई इशू नहीं इसमें। कैसे, उसमें तो पार्ट डिफरेंस 0 होगा सबके लिए, किसमें, मैक्सिमम भी बोल सकता है। एक बात बता, इनके बीच में फेज कितना है, पाथ का तो खेल ही नहीं रहा। अब A1 और A2 के बीच में फेज कितना है, जरा बता, R1 और R2 के बीच में क्या बनेगा। अगर इसमें भी 0 हो रहा है तो भी फेज कितना है इनके बीच में, पाई है कि नहीं है। वो किसकी वजह से था, रिफ्लेक्शन की वजह से। वो पाथ का फेज नहीं है, किसका फेज है, रिफ्लेक्शन का, वो तो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। अंजलि कह रही है बट n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बेटा ये कहां लिखा है मैंने कि n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, अपने आप ही कैसे कंक्लूजन निकालते हो, n कोई भी इंटीजर है भाई, कुछ भी डाल दो, इंटीजर है बस, मुझे मतलब नहीं इससे, ठीक है। इतनी बात। अब देखो, अब एक और चीज लिखो, इफ t इज लार्ज, अगर थिकनेस बड़ी हो जाए, हम थिन बोलते थे ना, तो बड़ी भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते वो भी देख लो। इफ t इज लार्ज, मतलब मान लो मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑर्डर का हो गया, जैसे क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया या 1 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तब क्या कहानी आएगी, चलो देखो मैं बताता हूं। अगर t बड़ा हो गया, ठीक है, मान लो 1 सेंटीमीटर का हो गया, मैं नॉर्मल इंसिडेंस ले रहा हूं, और म्यू की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 3/2 ले लें, ठीक है। कितनी ले लें, 3/2। चलो 2 इंटू 3/2, 2 म्यू t1 हो गया, इज इक्वल टू n लैम्डा। ये सेंटीमीटर में, इधर ये ध्यान रखना किसमें है, चलो इंटू 10⁻²,
खुश हो जाओ, मीटर में कर दिया, ये आ गया। अब जो लेमडा है विजिबल लाइट का, वो किस ऑर्डर का होता है वेवलेंथ? नैनोमीटर, नैनोमीटर ना, ठीक है। कोई भी वैल्यू उठा लो लेमडा की, कोई भी एक वैल्यू विजिबल लाइट की, कोई भी उठा लो जल्दी से, आप जो आपकी मर्जी उठा लो। 500 नैनोमीटर। चलो 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू लेमडा, सॉरी एन, एन लेमडा की वैल्यू डाली थी ना, इज इक्वल टू एन। एन इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एन इंटीजर आ रहा है ना, यानी कि इस वेवलेंथ का क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है, ठीक है। एक मिनट और, एक चीज और, कितनी मिनिमा बन रहे हैं इस वेवलेंथ के लिए? ये कौन सा ऑर्डर है? 6 इंटू 10 की पावर 6, 6 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 6 मिलियन मिनिमा बने इसी वेवलेंथ के लिए मेरी आंख के अंदर, ठीक है। क्या मैं 6 मिलियन एक ही वेवलेंथ के मिनिमास और मैक्सिमास भी बनेंगे? इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा यही वेवलेंथ, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि एन तो इंटीजर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, लेमडा बहुत छोटा है, नैनोमीटर ऑर्डर का है, तो एन हमेशा यहां से भी इंटीजर आ जाएगा, यहां से भी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो मतलब इतने सारे मैक्सिमा और मिनिमा छोटे से रीजन में बनने में क्या हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखेगा ही नहीं, वो कुछ अजीबोगरीब सी कहानी हो जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इतनी बात, तो इसलिए टी बड़ा होने पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात, तो लिखो जरा, क्या लिखा हमने? इफ टी इज लार्ज, द वैल्यू ऑफ एन will be very large of order 10 की पावर 5 or more, that is large number of fringes will be formed। कितने ऑर्डर की फ्रिंजेस बनेंगी? 10 की पावर 6 या 5 ऑर्डर की, ठीक है। which cannot be resolved individually on screen या ह्यूमन आई, मतलब हम उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वो सारे क्या कर जाएंगे, एक दूसरे में घुस जाएंगे। भाई एक काम करो, ये दो लोग यहाँ बैठे मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, साले दूर चले जाएं खूब, दोनों एक ही दिखाई पड़ेंगे, हाँ या ना? तो वही कहानी आ गई, जब अब यहीं पर अगर पानी भर दिया जाए, तो क्या पानी के अलग अलग मॉलिक्यूल को मैं अलग अलग देख पाता हूँ? नहीं देख पाता, इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि वो बहुत सारे हैं उतनी दूरी में, ठीक है। इतनी बात, तो सेम कहानी यहां पर हो रही है, तो दे कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्या कहते हैं, इंडिविजुअली ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये बात हो गई हमारी किसके लिए, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड थिन फिल्म का इंटरफेरेंस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब ट्रांसमिटेड का आएगा, फिर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड वाला आएगा। अभी तो यहाँ R1 और R2 करा हमने, रिफ्लेक्टेड क्या सिर्फ R1 R2 है? ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, अब लिखो जरा, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। अब जरा देखो बेटा, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज ट्रांसमिटेड T1, दिस इज ट्रांसमिटेड T2, दोनों का फेज क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले पढ़ चुका हूं।
अब एक बात बताओ यार, यहां तक इस पॉइंट, अच्छा चलो पहले ऐसे देखो, इस ग्रीन वाले प्लेन के आगे दोनों लाइट सेम है कि नहीं? हाँ या ना? अरे ग्रीन वाले के आगे तो दोनों पैरेलल हैं, सेम लेंथ है, ठीक है, यहां तक भी दोनों सेम थे। T2 वाला कैसे गया? ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे निकला। और T1 वाला कैसे आया? ऐसे आया। तो ये T1 का रास्ता है और ये T2 का रास्ता है। पार्ट डिफरेंस देखना है, ज्योमेट्री सेम है या नहीं जरा चेक करो, जो पिछले में थी ज्योमेट्री सेम है, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 2 म्यू टी कॉस आर, कुछ बदलेगा ही नहीं। तो डेल्टा एक्स, ये x2, ये x1, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। हाँ या ना? अब फॉर मैक्सिमा, मैंने अब प्रूव नहीं कराया, दोबारा से निकालोगे तब भी सेम आएगा बेटा। ये क्या होगा? टी बाई कॉस आर इंटू म्यू, ये टी बाई कॉस आर इंटू म्यू, तो 2 म्यू टी बाई कॉस आर। और ये ड्रामा वही है जो पहले करा था हमने, तो दोनों का डिफरेंस लोगे सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब लिखो फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। हाँ या ना? अब सेम कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा, एंड फॉर मिनिमा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ठीक है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी। हाँ या ना? बस इतनी सी बात है, ठीक है। कल बात करेंगे बाकी जो, ठीक है, कल फाइनली थिन फिल्म खत्म करेंगे, फिर वेव इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा हमारा।